गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अमाइंस वाला चैप्टर। आज का जो लेक्चर है वो है नाइट्रो कंपाउंड्स पे। नाइट्रोजन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके अंदर आप लोगों के अमाइन सिलेबस में था एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइंस, देन डाइजोनियम सोल्ट आया था, देन आप लोगों के साइनाइड आइसोसाइनाइड थे, उसके बाद में अपने पढ़ा यूरिया, एंड लास्ट टॉपिक है नाइट्रो कंपाउंड्स। देखो स्टार्टिंग से देखेंगे अपन इसको। लास्ट टॉपिक है अपनी इस जो चैप्टर है उसका। आज के लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नाइट्रो कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर एल्किल ग्रुप के साथ में NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। NO2 ग्रुप की कंडीशन ये होती है जिसमें एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और दूसरा ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, निगेटिव बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्टरनेटली ये क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। इसमें पार्शियली एक ऑक्सीजन पे निगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम क्या करते हैं, दे आर नेम्ड एज नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो कंपाउंड्स आर नेम्ड एज द नाइट्रो एल्केन्स। नाइट्रो एल्केन्स का मतलब ये होता है फंक्शनल ग्रुप को नाइट्रो लिखेंगे, और एल्केन क्या होती है, कार्बन चेन सीरीज होती है। कार्बन चेन जैसे एग्जांपल हमने लिया लाइक एज CH3NO2। हियर वन कार्बन कंटेनिंग चेन इज प्रेजेंट, और रूट वर्ड इसका क्या होता है, मैथ। देन हमने लिखा है नाइट्रोमिथेन। 3 कार्बन की चेन है, इसको प्रोपेन लिखते हैं। प्रोपेन के दूसरे नंबर पे नाइट्रो है तो हमने लिखा है 2 नाइट्रो प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से बेंजीन पे नाइट्रो है तो हम लिख सकते हैं नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं तो रेस्पेक्टिव पोजीशन लिखेंगे 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन, या फिर ये पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सी है, मेटा पोजीशन है, तो इसको अपन बोलेंगे मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है। अब क्या आती है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस आती है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के अंदर अगर हम लिखेंगे तो जो पहली मेथड है वो आती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन हम क्या करवाते हैं कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन हम करवाएंगे। सॉरी, ये CH3 नहीं बेटा, ये CH4 है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन करवाते हैं हम नाइट्रिक एसिड के साथ में हाई टेम्परेचर पे। तो हम बोलेंगे क्यों, क्योंकि एल्केन्स जो होती है वो मोर स्टेबल होती हैं। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वो रिएक्शन नहीं करती हैं, मोस्ट स्टेबल होती हैं। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स इन वेपर फेज एल्केन्स आर हीटेड एट 673 केल्विन विद द नाइट्रिक एसिड, देन नाइट्रो कंपाउंड्स आर फॉर्म। ओके, and this reaction generally takes place at high temperature because alkanes are non-reactive. फर्स्ट देखो, अगर हमने लिया CH4 की रिएक्शन HNO3 से करवाइए तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो कंपाउंड बना है वाटर प्लस CH3NO2 नाइट्रोमिथेन बना है। 2 कार्बन की कंडीशन लिए तो नाइट्रो ग्रुप 2। इसके अंदर ये होता है कि नाइट्रेशन जो होता है वो प्योरली नहीं होता है। नाइट्रेशन के अंदर क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे होते हैं तो क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स भी हो जाती है। क्रैकिंग का मतलब ये होता है ये जो एल्केन सीरीज होती है वो डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास जो नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा 2 कार्बन का है। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि नाइट्रोमीथेन भी मिलता है। मोस्ट ऑफ कंपाउंड तो क्या होता है, नाइट्रोइथेन मिलता है, पर कुछ अमाउंट के अंदर 20% है ना, 20% हमारे पास क्या मिलेगा, नाइट्रोमिथेन भी मिलता है। नेक्स्ट अगर एल्केन सीरीज के जगह पे हम क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। बेंजीन की रिएक्शन HNO3 से करवाते हैं, वही नाइट्रेशन रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन किस में होती है, कंसनट्रेट HNO3 की H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। कंसनट्रेट ही होती है दोनों एसिड्स ही, HNO3 और H2SO4 दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बोलते हैं। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। सेकेंड रिएक्शन हम देख रहे हैं एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड्स के अंदर क्या करेंगे अपन, जो रिएक्शन होती है यहाँ पे आपको एक वेरिएशन बताऊंगी मैं कि एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन AgNO2 के साथ में सिल्वर नाइट्रेट के साथ में करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एल्किल नाइट्रो कंपाउंड्स मिलते हैं। लेकिन एक बार ये देखें, अगर RX की रिएक्शन आप KNO2 के साथ करवाते हो, हालांकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ये बात, KNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो RONO, इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्डिंग कर रहा है वो कौन है, नाइट्रोजन, और यहाँ बॉन्डिंग कर रहा है वो कौन है, ऑक्सीजन। तो ये है नाइट्राइटो कंपाउंड या नाइट्राइट कंपाउंड, और ये कैसा है, नाइट्रो कंपाउंड है। ठीक है, जबकि NO2 की बात वही है जो हमने KX की रिएक्शन करवाई थी, सॉरी KCN और AgCN की रिएक्शन, एक बार साइनो एक बार आइसोसाइनो बनी है, बात वही है।
कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है। फिर वहाँ पे देखो रीज़न क्लियर हो गया। यहाँ पे ये क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल होता है, इसलिए नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा फैक्ट है इस रिएक्शन का, याद रखना आप इसको, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन कैसे करेंगे, तो देखो एनिलीन से रिएक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली वी हैव टू ट्रीट द एनिलीन विद सोडामाइड। सोडामाइड इज द मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl। रिएक्शन करवाने पर इंटरमीडिएट की फॉर्म के अंदर हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट मिलता है। डाइएजोनियम सॉल्ट का आगे हम क्या करेंगे, कॉपर प्लस सोडियम नाइट्रेट। देखें अगर आप लोगों को पीछे की इक्वेशन याद है तो मैंने बोल्ट्जमान्स रिएक्शन पढ़ाई थी। बोल्ट्जमान्स रिएक्शन क्या थी, डाइएजोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विद HbF4। HbF4 में फ्लोरोबेंजीन बनता है जो अनस्टेबल होता है, उसको आगे NaNO2 के साथ हम ट्रीट करवाते हैं, जिसमें क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन मिलती है। लेकिन उस रिएक्शन को मैंने बताने के बाद मैं ड्रॉप आउट किया था क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं थी वो। तो यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट को नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, NaNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। डाइएजोनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ है नाइट्रो कंपाउंड्स की, वो क्या है, नाइट्रो कंपाउंड्स आर कलरलेस, ओके। दूसरी होती है येलो कलर कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं उनके इनिशियल जो मेंबर्स होते हैं, एलिफेटिक जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स पेल येलो कलर के होते हैं और पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन कोवेलेंट एटम की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए क्या होगा, ये वाटर के साथ में लेस रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो रिडक्शन रिएक्शन आती है। इसकी जो रिडक्शन रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी रिडक्शन रिएक्शन मीडियम पर डिपेंड करती है, जिसमें एसिडिक मीडिया, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडिया के लिए स्पेसिफाई रिएक्शन होती है। रिडक्शन से देखो RNO2 को रिएक्शन करवाते हो, RNO बनेगा, ठीक है। देन अगर आप उसको फर्दर रिएक्ट करवाते हो तो हाइड्रोक्सिल अमाइन बनेगा, ये नाइट्रोसो कंपाउंड है, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है। देन फर्दर अगर इसको रिड्यूस करते हो तो 1 डिग्री अमाइन बनता है। इसका मतलब ये होता है RNO2 कंपाउंड या नाइट्रो कंपाउंड्स को अगर कम्प्लीटली रिड्यूस किया जाए, दे रिड्यूस इन अमाइंस कंपाउंड, या फिर बोल सकते हैं अपन कि जब भी नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं तो वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली रिड्यूस होकर के अमाइंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो अमाइंस का, सॉरी, नाइट्रो कंपाउंड्स का जो रिडक्शन है, अगर आपने SN+HCl की प्रेजेंस में करवाया, 6 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हो रहे हैं, देन कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। देन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, अमाइन बनाना है, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन है न्यूट्रल मीडिया। न्यूट्रल मीडिया के अंदर क्या होती है, रिएक्शन 2 स्टेप तक ही चल पाती है ना। 4 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हो रहे हैं, तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यूज में लेकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रल मीडिया के अंदर जब भी आप न्यूट्रल मीडिया में यूज क्या करते हैं, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, Zn+NH4Cl का मिक्सचर मिलता है। और इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रल मीडिया होता है, न्यूट्रल मीडिया की जगह अपन क्या काम में लेते हैं, जिंक प्लस NH4Cl काम में लेते हैं। और NH4Cl के साथ में जब रिड्यूस करवाते हैं तो ये कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं होकर के किसमें, हाइड्रोक्सिल अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो NO2 ग्रुप है NHOH के अंदर, यहाँ पे भी जो NO2 ग्रुप है वो किसमें, NHOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एसिडिक मीडिया में कम्प्लीटली रिड्यूस अमाइन के अंदर, बेसिक मीडिया में पार्शियली रिड्यूस हाइड्रोक्सिल अमाइन के अंदर, और तीसरा और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ बेसिक मीडियम। देखो बेसिक मीडियम के लिए रिएक्शन करवाते हो तो मोस्ट ऑफ चांसेस यहाँ से होते हैं आप लोगों के इक्वेशन पूछने के। देखो ये रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन के लिए। जब नाइट्रोबेंजीन को रिएक्शन करवाते हो आप किसमें, ग्लूकोज प्लस NaOH की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस होकर के, है ना, रिड्यूस होकर के क्या बनाएगा, एजॉक्सी बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये रिएक्शन आप जिंक प्लस NaOH के साथ करवाते हो और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं लेते हो तो ये क्या बनाएगा, एजो कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, C6H5, है ना। तो इसको बोल सकते हो आप एजोबेंजीन,
पहला है एजॉक्सीबेंजीन, दूसरा है एजोबेंजीन। थर्ड जो आ रही है रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन में क्या ले रहे हैं अपन, एक्वस कंडीशन में। पहली ग्लूकोज प्लस NaOH, दूसरी है जिंक प्लस NaOH। सिर्फ सोल्यूशन बेसिक है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जिंक प्लस NaOH, बट मीडियम क्या लिया है, एक्वस। एक्वस अगर मीडियम लेते हो तो ये बनता है हाइड्रेजोबेंजीन। हाइड्रेजोबेंजीन बनता है, याद रखनी है आप लोगों को। मैं रिपीट करवाती हूँ, नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन विद ग्लूकोज प्लस NaOH, देन आपको करना है एजॉक्सीबेंजीन, ठीक है। जिंक प्लस NaOH, इसको अगर आप लिखना चाह रहे हो ना तो एल्कोहलिक लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन आपको क्या बनानी है, एजोबेंजीन। और तीसरी कंडीशन है जिंक प्लस NaOH, बट कंडीशन कैसी है, एक्वस। देन आप क्या लिखोगे, हाइड्रेजोबेंजीन लिखोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेंजीन का जो रिडक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से करवाएं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो नाइट्रोबेंजीन का कम्प्लीटली इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो रिड्यूस होकर के अमाइंस बना रहे हैं। इसी तरह नाइट्रोजन, इसको अगर आप करोगे तो कम्प्लीटली रिड्यूस होकर के NaOH है। इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, बैकमान्स रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन इतना आप लोगों की नहीं है। तो बैकमान्स रीअरेंजमेंट्स में ये क्या करती है, आइदर ऑर्थो सब्सटीट्यूट बनता है या फिर पैरा बनता है। ऑर्थो वाला कम बनता है क्योंकि इनके बीच में क्या हो जाती है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाती है, इस वजह से पैरा प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनता है यहाँ का। नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाने पर देखो क्या होता है कि जब नाइट्रो कंपाउंड्स को कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज करते हो देन क्या बनता है, अगर वो प्राइमरी कार्बन के साथ में या 1 डिग्री कार्बन के साथ में अटैच है देन तो आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर नाइट्रो जो ग्रुप है वो 2 डिग्री कार्बन के साथ में अटैच होगा देन बनेगा आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आई रिपीट द स्टेटमेंट, 1 डिग्री के कार्बन के साथ में अटैच है देन कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ में अटैच होता है तो आपको क्या मिलता है, कार्बोनाइल कार्बन मिलता है। कब, जब उसको हाइड्रोलाइज करते हो। तो इसका जो हाइड्रोलिसिस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कार्बन एट विच द नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट, कि जिस कार्बन के साथ में नाइट्रो ग्रुप अटैच है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो 1 डिग्री है देन तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर वो 2 डिग्री प्रेजेंट है देन क्या बनता है, कार्बोनाइल ग्रुप बनता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आती है वो आती है नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन। नाइट्रस एसिड के साथ में 1 डिग्री कोई भी 1 डिग्री अमाइन या फिर हम बोल सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड जिसके अंदर क्या मिलेगा, अल्फा H प्रेजेंट हो। अल्फा H मतलब जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन, और उसकी वो हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप उसको रिएक्शन करवाते हो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 CH2 NO2, और यहाँ का जो है H और इसको लिख सकते हो OH एंड डबल बॉन्ड O। ये मटेरियल यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CH3C, ठीक है। और इसके बाद में क्या बचा हुआ है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके दोनों हाइड्रोजन और इसका डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप चला जाएगा और पीछे क्या बचेगा, OH। तो CH3C डबल बॉन्ड NOH, तो एक तरफ क्या लगा हुआ है, NO2। सिमिलर प्रोडक्ट है CH3C डबल बॉन्ड NOH NO2, ठीक है। अगर आपके पास में ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री होने पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे तो इसकी एक वैकेंसी के ऊपर ग्रुप कौन सा जुड़ जाएगा, N डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, अगर वो कार्बन 1 डिग्री है देन तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, और अगर वो कार्बन 2 डिग्री है देन ये वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना। कुछ कंडीशंस हैं, इनको याद रखने की बेटा कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको याद रहेंगी ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखो आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसको आप हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हो, है ना। हेलोजिनेशन रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हो। अल्फा H कंटेनिंग नाइट्रो कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद NaOH एंड Cl2, दे फॉर्म वेरियस कंपाउंड्स। कि ऐसा कोई भी नाइट्रो कंपाउंड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसकी रिएक्शन अगर आप Cl2 Br2 इनके साथ करवाते हो बेसिक मीडियम के अंदर तो आपके पास में अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं। जैसे अगर आपने CH3NO2, बहुत फेमस रिएक्शन है, याद रखनी है आपको।
CH3NO2 इसकी रिएक्शन Cl2 प्लस NaOH के साथ करवाते हो तो इसके तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं किससे, क्लोरीन से। तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो CCl3 प्लस NO2 बनता है। CCl3NO2 को बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। पहली बात तो इसका IUPAC नेम पूछा जाता है कि CCl3NO2 क्या है, तो आप लिखेंगे क्लोरोपिक्रीन है ये, या फिर ट्राइक्लोरो नाइट्रोमिथेन है, एक ही बात है। और रिएक्शन याद रखनी है। दूसरी बात है कि अगर 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री कार्बन के ऊपर क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। जो हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ था उस एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, Br ग्रुप आ गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हेलोजन एटम से। यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन था तो एक रिप्लेस हो जाता, 2 होते तो 2। कहने का मतलब है कि हेलोजिनेशन करवाने पर अल्फा पोजीशन कंप्लीटली सब्सटीट्यूट हो जाती है हेलोजन एटम से, ठीक है ना। जितने हेलोजन एटम्स होते हैं सारे के सारे सब्सटीट्यूट हो जाते हैं उससे। ये होती है हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो आपने ये देखा है कि नाइट्रो जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्शंस के अंदर अगर आप नाइट्रस एसिड और हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हो तो उसके अंदर वही सारे एग्जांपल्स आएंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की भी 2 कंडीशन देखी है, आइदर द कार्बन एटम इज़ 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो नाइट्रस एसिड के साथ में आपने करवा के देखिए 2 तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। और हेलोजिनेशन में भी देख रखी है कि अगर तीनों हाइड्रोजन है तो तीनों की तीनों रिप्लेस होंगे हेलोजन एटम से, और अगर एक हाइड्रोजन है तो एक एटम रिप्लेस होगा इससे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो आएगी आप लोगों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, रेजोनेंस से स्टेबल होते हैं। देखें नाइट्रोजन ग्रुप है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो नाइट्रोजन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दोनों ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव हो गया बॉन्ड शिफ्ट होकर रिंग पे पार्शियली पॉजिटिव आ गया। रिंग को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर बार बार बॉन्ड्स का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। इस पूरे सर्कुलेशन में हम ये देखेंगे कि ऑर्थो, पैरा, अगेन ऑर्थो, सारी पोजीशन के ऊपर इसमें चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तो होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि इन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते तो रिएक्शन नहीं हो पाती। इसका मतलब ये होता है कि नाइट्रो कंपाउंड्स जो होंगे उसके ऊपर जो लगा हुआ ग्रुप होता है उसका -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। -M का मतलब होता है ड्यूरिंग द रेजोनेंस ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन रिड्यूस द स्टेबिलिटी, निगेटिव इफेक्ट है इसलिए इसको बोलते हैं M इफेक्ट नाइट्रो ग्रुप का। तो रेजोनेंस के टाइम पॉजिटिव चार्ज आता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगी, मेटा पोजीशन पे होती है, ठीक है। अब देखो मेटा पोजीशन के लिए देखो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन की पहली रिएक्शन करवा रहे हैं हम HNO3 के साथ में, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। इसका नाइट्रेशन करते हैं तो इसकी मेटा पोजीशन पे आएगा तो ये बनेगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं Cl2 के साथ में, तो ये भी मेटा पोजीशन पे क्या बना रहा है, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तीसरी रिएक्शन है NO2 प्लस कंसनट्रेट H2SO4, इसका मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन है तो ये मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ये तीनों की तीनों रिएक्शन एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का, क्योंकि जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे सारों के अंदर कॉमन आती है रिएक्शन। तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव आता है तो नहीं जुड़ पाता, बची हुई ये पोजीशन है तो चाहे आप इस पे ऐड करें या इस पे ऐड करें कॉमन प्रोडक्ट होता है तो इसकी मेटा पोजीशन पे आएगा। चाहे नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 ग्रुप आता है, क्लोरीनेशन करते हैं तो Cl ग्रुप आता है, H2SO4 से करवाते हो तो SO3H आता है जिसको आप बोलते हो सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो इसमें ये आती है कि अगर आप इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड होता है, इसको बेसिक मीडियम में है ना सॉलिड KOH के साथ में इसको फ्यूज करा जाता है, गर्म किया जाता है। उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इसके साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का रिएक्शन का मतलब है कि आने वाला जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो वो उस पोजीशन के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिवली जुड़ पाएगा जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज आता हो। तो आइदर इट गिव्स ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट।
कि ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट देता है, तो ये एक लास्ट वाली जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ऊपर वाली सारी की सारी कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आज की क्लास में बेटा अमाइंस वाला जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो गया। होप सो आप लोग इसके नोट्स बनाते जा रहे होंगे, और चैप्टर को बार बार याद रखने के लिए जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है इस वीडियो को आप बार बार देखते रहें, इनसे रिलेटेड जितने भी हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।